नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पब्लिक फाइनेंस का विषय वस्तु है, यानी सरकार अर्थव्यवस्था में जो आय प्राप्त कर रही है, पुनः उस आय को व्यय कर रही है, तो आय और व्यय में किस प्रकार से सरकार समायोजन करे कि उसका समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट आए या समाज में रहने वाले अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों, तो वह लाभ कैसे प्राप्त हो। वह कौन सा सिद्धांत होगा जिस सिद्धांत के आधार पर सरकार अपने आय और व्यय में समायोजन स्थापित करे। इसी के संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की कल्पना की गई। जिस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्ति अपने आय और व्यय में व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय को इस प्रकार से समायोजित करता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति किस प्रकार से खर्च करता है या किस प्रकार से आय और व्यय में समायोजन करता है, इसके संदर्भ में ये बताया गया कि व्यक्ति अपने व्यय को समसीमांत उपयोगिता नियम के हिसाब से यदि खर्च करता है तो उसको अपने व्यय से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर डाल्टन ने यह बताने का प्रयास किया कि सरकार अपने आय और व्यय में इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करे। तो वह कौन सा प्रकार है, तो उसके लिए डॉक्टर डाल्टन बताते हैं कि वह अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है। तो जहाँ तक हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक फाइनेंस के संदर्भ में हमारी कुछ पुस्तकें भी आती हैं जिसको आप अध्ययन कर सकते हैं और अपने विश्वविद्यालय के सिलेबस के हिसाब से इन पुस्तकों का आप चुनाव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसके संदर्भ में दो प्रिंसिपल हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डॉक्टर डाल्टन, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मस्ग्रेव। यानी डाल्टन ने अपने हिसाब से इसको समझाने का प्रयास किया और उसी सिद्धांत को, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को ही मस्ग्रेव ने अपने हिसाब से उन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आर्थिक विचारधारा का इतिहास देखा जाए, या ये कहें कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का कल्पना किया जाए, तो सर्वप्रथम डॉक्टर डाल्टन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस में प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग नामों से विभूषित किया या अलग अलग नामकरण करने का प्रयास किया। जिस सिद्धांत को अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डॉक्टर डाल्टन ने कहा, उसी सिद्धांत को प्रोफेसर पीगू अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के नाम से विभूषित करते हैं,
और डॉक्टर R.N. भार्गव लोक वित्त के सिद्धांत का नामकरण उसी सिद्धांत का करते हैं। अब बात करते हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार क्या हैं और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के पहले संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में मोनार्की स्थापित थी, यानी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासक जो होता था जनता से अधिक कर प्राप्त करता था, अधिक से अधिक करारोपण जनता के ऊपर करता था, अधिक से अधिक आय प्राप्त करता था और उस आय को वह अपने सुख के ऊपर खर्च करता था। तो उस काल के आय और व्यय के इस सिद्धांत को या सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा जो आय प्राप्त किया जा रहा था और पुनः उसका जो व्यय किया जा रहा था, इसका अधिकांश भाग राजा अपने ऐशो आराम पे, ऐयाशी पे खर्च करता था। राजा अपने सुख के ऊपर खर्च करता था। तो इन सब परिस्थितियों को देख करके प्राचीन अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि सरकार जो आय प्राप्त कर रही है और पुनः जो व्यय का स्वांग कर रही है, अगर ये बंद कर दिया जाए और उसके बाद जो पैसा सरकार के पास बच जाता है, जो पैसा पब्लिक के हाथों में बच जाता है, वह पैसा अगर पब्लिक अपने हित पे खर्च कर दे तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। और जब एक एक व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा तो पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा, और जब पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कल्याण हो जाएगा। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के यदि विचार देखे जाएं तो प्राचीन अर्थशास्त्री सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के विपरीत थे। यानी प्राचीन अर्थशास्त्री ये नहीं चाहते थे कि सरकार आय प्राप्त करे और सरकार व्यय करे। और इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों का जो विचार है, जिसमें से कुछ सिद्धांत आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला विचार जे.बी. शे का ये मानना है कि उत्कृष्टतम वित्त व्यवस्था वह है जिसमें न्यूनतम व्यय किया जाता है, तथा सबसे श्रेष्ठ कर प्रणाली वह है जिसकी मात्रा न्यून होती है। मतलब यह है कि जे.बी. शे ये क्लासिकल अर्थशास्त्री है और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने राजाओं का अत्याचार देखा था। यानी राजाओं के द्वारा जो कोड़े के दम पर राजस्व की वसूली होती थी, किसान, मजदूर, गरीब जो हाड़ तोड़ मेहनत करके दो पैसा उपार्जित करता था, जो कुछ आय अर्जित करता था, जो खेती करके, खेती में हाड़ तोड़ मेहनत करके जो अन्न वो पैदा करता था, उसका अधिकांश हिस्सा राजा जबरदस्ती वसूल लेता था और उस पैसे को अपने भोग विलास पे खर्च करता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो राजस्व सरकार के पास चला गया, जो धन जो राजा के पास चला गया, वो राजा अपने भोग विलास में खर्च किया, तो इससे जो है समाज का कल्याण नहीं हो रहा था। और इसी आधार पर जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि उत्कृष्टतम वित्त व्यवस्था वह है जिसमें न्यूनतम व्यय करिए। जे.बी. शे कहता है कि अगर
किसी उत्कृष्टतम वित्त व्यवस्था की बात की जाए तो वह उत्कृष्टतम वित्त व्यवस्था कौन सी होगी? जिसमें सरकार न्यूनतम व्यय करे, सरकार कम से कम खर्च करे। तथा सबसे श्रेष्ठ कर प्रणाली कौन सी है? कौन से कर प्रणाली को श्रेष्ठ माना जाएगा? वह कर प्रणाली जिसकी मात्रा न्यून हो, जनता के ऊपर कम से कम कर लगाया जाए, वह कर अच्छा होगा। इसी से मिलता जुलता परिभाषा हेनरी पार्नेल का है। हेनरी पार्नेल ये कहते हैं कि व्यवस्था को बनाए रखने तथा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के अतिरिक्त जो कुछ भी सार्वजनिक व्यय किया जाता है वह अपव्ययपूर्ण तथा जनता के ऊपर अत्याचार है। हेनरी पार्नेल कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय करिए। किस लिए सार्वजनिक व्यय करिए? व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के अतिरिक्त कुछ भी सार्वजनिक व्यय मत करिए। इसके अतिरिक्त यदि सार्वजनिक व्यय राजाओं के द्वारा किया जा रहा है तो वह क्या है? वह अपव्ययपूर्ण है। वह अपव्यय करेगा, राजा जो है अपव्यय करेगा और जनता के ऊपर वो अत्याचार करेगा। इसी से मिलते जुलते और तमाम विचार उस समय के अर्थशास्त्रियों को हमको देखने को मिलते हैं, और वो सारे के सारे अर्थशास्त्री राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के द्वारा आय और व्यय को देख करके यही मान रहे थे कि अगर ये धनराशि पब्लिक के हाथ में रह जाएगी, जनता के हाथ में रह जाएगी, तो वो जनता भरपेट भोजन करेगी। जब भरपेट भोजन जनता करने लगेगी तो शारीरिक रूप से वो जनता मजबूत होगी। शारीरिक रूप से कोई देश की जनता जब मजबूत होगी तो वहाँ उस देश का नेशनल प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ शारीरिक रूप से मजबूत सिपाही मिलेगा और देश संपन्न होगा, देश मजबूत होगा। तो इसी आधार पर प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे वह सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय के अनुकूल अपना मत नहीं रखते थे। उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार हमको देखने को मिलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में डेमोक्रेसी स्थापित होने लगी, यानी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली समाप्त होने लगी और प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना होने लगी। और जब प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात की जाए तो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर शासन करने का काम करती है। तो शासन करने वाला जो तंत्र है उसको भी ये मालूम है कि जब तक हम लोक कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे तो अगले साल अगले चुनाव में हम नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो विचार था वो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार से अंतर खाने लगा। यानी आधुनिक अर्थशास्त्री लोक आय और लोक व्यय के पक्ष में आ गए कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय एक अनिवार्य अंग है और इसी के बदौलत अर्थव्यवस्था का कल्याण संभव है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में कोई व्यक्ति अपना खर्च नहीं करता है, तो उन क्षेत्रों का भी विकास करना है। और उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा? तो वो सरकार के द्वारा होगा, और सरकार के द्वारा जब विकास करना है तो आय और व्यय एक अनिवार्य अंग हो गया। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो विचार है वह सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के अनुकूल है। अब बात होती है कि सरकार किस प्रकार से आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करे कि समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण हो या समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। यानी किस प्रकार से
पब्लिक एक्सपेंडिचर और किस प्रकार से पब्लिक रेवेन्यू, इन दोनों में किस प्रकार से इक्विलिब्रियम लाया जाए, इस दोनों में किस प्रकार से साम्यता बनाई जाए कि अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक कल्याण हो सके या अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। तो अब बात करते हैं सार्वजनिक व्यय की। सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय, और जो सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है उससे समाज को लाभ प्राप्त होता है। सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, मान लिया सरकार ने रेलवे पे खर्च किया और रेलवे पे खर्च किया तो समाज को लाभ प्राप्त हो रहा है। सरकार ने सड़कों के निर्माण पे खर्च किया और उस सड़क से समाज लाभान्वित हो रहा है। तो सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक व्यय से समाज को प्राप्त होने वाला लाभ, और सरकार के सार्वजनिक व्यय से समाज को प्राप्त होने वाला लाभ, और यह लाभ कैसे होता है, जैसे जैसे सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है, उपयोगिता ह्रास नियम उस पर भी लागू होती चली जाती है, और उस सार्वजनिक व्यय से जो प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक लाभ है, वह सीमांत सामाजिक लाभ क्रमशः घटता हुआ पाया जाता है। जैसे सार्वजनिक व्यय, सरकार ने सार्वजनिक व्यय किया और सार्वजनिक व्यय करने के पश्चात समाज को प्राप्त होने वाला लाभ, और यहां पर वो कौन सी लाभ की बात हो रहा है, सीमांत सामाजिक लाभ। सीमांत मुद्रा के अंतिम इकाई से सरकार के द्वारा जो खर्च होता है, उस खर्च की जो अंतिम इकाई है, उस अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाले लाभ को हम सीमांत लाभ कहते हैं या सीमांत सामाजिक लाभ। मार्जिनल सोशल यूटिलिटी की बात यहां पे होती है। और हम देख क्या रहे हैं कि जिन दिनों सार्वजनिक व्यय 1 रुपए का हो रहा है, मान लीजिए कि 1 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए, कुछ भी मान लीजिए, तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि जिन दिनों अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय 1 रुपए का हो रहा है, उन दिनों समाज को प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक लाभ 50 का है। यानी मार्जिनल सोशल यूटिलिटी 50 के बराबर प्राप्त हो रही है। फिर एक किस्त उस पे और जारी हुआ। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मान लिया जो 1 रुपया पहले खर्च हो रहा था, अगले वर्ष 1 रुपया और खर्च हुआ, यानी अब 1 + 1 2 हो गया। यानी पहले 1 रुपये खर्च हो रहा था, तो जिन दिनों 1 रुपये खर्च हो रहा था, उन दिनों उस 1 रुपये से समाज को जो लाभ प्राप्त हो रहा था, जो सीमांत सामाजिक लाभ था, वह 50 के बराबर था। फिर 1 इकाई और खर्च कर दी गई, यानी पहले जितनी खर्च की गई थी ठीक उतनी ही मात्रा पुनः खर्च कर दी गई। तो यानी 1 लाख और खर्च किया गया, तो पहले 1 लाख से या 1 रुपये से 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। अब उसी 1 रुपये से जो दूसरी किस्त जारी हुई, उससे 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुआ। पुनः 1 लाख रुपए की तीसरी किस्त जारी हुई, यानी 1 लाख रुपए और जारी किया गया, और इस तीसरे 1 लाख रुपए के किस्त से अब 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर चौथा इकाई मुद्रा का खर्च किया गया, यानी सार्वजनिक व्यय की चौथी इकाई की गई, और इस चौथी इकाई से सीमांत सामाजिक लाभ 20 का है, और मुद्रा की 5वीं इकाई जब खर्च की जाती है, या ये कहें कि सरकार के द्वारा
सार्वजनिक व्यय 5वीं इकाई का किया जाता है तो उस 5वीं से सीमांत सामाजिक लाभ 10 का है। यानी पहले जो 1 रुपये खर्च हुआ, जो सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च हुआ या 1 रुपये खर्च हुआ, उससे 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई थी। फिर दूसरी बार वही 1 रुपये खर्च हुआ, उससे 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर तीसरी बार वही 1 रुपये खर्च किया गया, उससे 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर चौथी बार जो 1 रुपये खर्च किया गया, उससे 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर 5वीं बार जो 1 रुपये खर्च हुआ, उससे 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। यानी बताया क्या गया था कि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है सीमांत सामाजिक लाभ में। यानी प्रारंभ में 50 के बराबर उपयोगिता, फिर 40, फिर 30, 20 और 10। और इसी सारणी को हम रेखा चित्र के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ओ एक्स पर सार्वजनिक व्यय और ओ वाई, इस ओ वाई पर सीमांत सामाजिक लाभ दिखाया गया है। हम सार्वजनिक व्यय में देख क्या रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहां भी 1 2 3 4 5 दिखाया गया है। सीमांत सामाजिक लाभ यानी मार्जिनल सोशल यूटिलिटी 50, 40, 30, 20, 10, तो वही चीज यहां भी दिखाया गया है 50, 40, 30, 20, 10। अब हम देख क्या रहे हैं कि जिन दिनों 1 रुपये सार्वजनिक व्यय हो रहा है, उन दिनों 50 के बराबर सीमांत सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जिन दिनों 1 का सार्वजनिक व्यय हो रहा है, उन दिनों 50 के बराबर सीमांत सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसको मिला दिया। दूसरे यूनिट से 40 के बराबर, यानी दूसरे यूनिट से 40 के बराबर, तीसरे से 30, तीसरे से 30, चौथे से 20, 5वें से 10। और इन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, ऊपर के बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखा बनती है जो यू रेखा, यानी ये उपयोगिता की रेखा है, यूटिलिटी की रेखा है। और वो कौन सी यूटिलिटी है? मार्जिनल सोशल यूटिलिटी। और मार्जिनल सोशल यूटिलिटी जो है ऊपर से नीचे यानी बाएं से दाहिने के तरफ गिरती हुई पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो उस सार्वजनिक व्यय से समाज को जो लाभ प्राप्त होता है, वो लाभ कैसे कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमने सीमांत सामाजिक लाभ देखा। अब सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक आय जो है हमारे और आपके ऊपर सरकार जो है करारोपण करके सार्वजनिक आय प्राप्त करती है। तो सरकार का सार्वजनिक आय जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे सार्वजनिक आय बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे और आपके ऊपर करारोपण होता जाएगा। और जब हमारे और आपके ऊपर करारोपण होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा और आपका त्याग बढ़ता चला जाएगा। तो सार्वजनिक आय से हमको और आपको त्याग होता है। तो उसी त्याग की यहाँ पे बात की जानी है कि सार्वजनिक आय और इस सार्वजनिक आय से जो त्याग होता है उस त्याग की कल्पना। और त्याग के संदर्भ में क्या कहा गया कि जैसे जैसे सरकार सार्वजनिक आय की मात्रा बढ़ाती जाती है, वैसे समाज में रहने वाले लोगों को होने वाला सीमांत सामाजिक त्याग क्रमशः बढ़ता चला जाता है।
अब यही सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक त्याग या मार्जिनल सोशल सेटिस्फैक्शन, जिन दिनों सार्वजनिक आय की इकाई मान लिया एक है, 1 रुपया के रूप में सरकार सार्वजनिक आय प्राप्त कर रही है, यानी हमारे और आपके ऊपर कम कर लग रहा है। सरकार को 1 रुपये चाहिए या 1 लाख रुपए चाहिए, तो अर्थव्यवस्था में हम और आप जो है टैक्स पेयर हैं, तो हम और आप जब टैक्स देते हैं तो उसी हिसाब से हमारे आपके ऊपर टैक्स लगेगा। जब सरकार को कम धनराशि की आवश्यकता है तो हमको आपको कम कर देना पड़ेगा। तो जिन दिनों 1 रुपये का सार्वजनिक आय सरकार प्राप्त कर रही है, उन दिनों हमारा जो सेटिस्फैक्शन है या ये कहें कि हमारा जो त्याग है वह 10 का है। अब सरकार को सार्वजनिक आय की मात्रा बढ़ानी है, पहले से 1 रुपया ले रही है, 1 रुपया और बढ़ाना है। तो 1 रुपया जब और बढ़ाना है तो हमारे ऊपर कुछ और करारोपण किया जाएगा। पहले से तो कर लगा ही है, अब और कर लगाया जाएगा, और जब और कर लगाया जाएगा तो हमारा जो सीमांत सामाजिक त्याग है, जो मुद्रा के अंतिम इकाई को भुगतान किए और उस अंतिम इकाई को भुगतान करने से जो हमको त्याग प्राप्त होता है, उस त्याग की बात हो रही है। तो हमारा जो त्याग है वह 20 का हो गया। फिर मुद्रा की एक और इकाई हमारे ऊपर कर के रूप में लगा दी गई, यानी पहले से सरकार 2 यूनिट लगाई थी, तीसरी यूनिट भी लगा दी, तीसरी इकाई भी करारोपण के रूप में हमारे ऊपर लगा दी गई। तो इस तीसरी इकाई से हमारा जो मार्जिनल सोशल सेटिस्फैक्शन है वो 30 का है। सैक्रिफाइस, सेटिस्फैक्शन की जगह सैक्रिफाइस। और फिर 1 इकाई और हमारे ऊपर बढ़ा दी गई, 4 इकाई बढ़ा दी गई। तो ऐसी परिस्थिति में सीमांत सामाजिक लाभ 30 से बढ़कर के 40 और सीमांत सामाजिक त्याग जो है 40 हो गया, और सार्वजनिक आय की इकाई सरकार ने 5 इकाई कर दी। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो सीमांत सामाजिक त्याग है वो 50 का हो गया। यानी जैसे जैसे हमारे ऊपर सरकार कर लगाती जाती है, या ये कहें कि जैसे जैसे सरकार आय की मात्रा बढ़ाती जाती है, वैसे वैसे सीमांत सामाजिक त्याग क्रमशः बढ़ता चला जाता है। इसी सारणी को हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। OX, इस OX पे सार्वजनिक आय दिखाया गया है, सार्वजनिक आय दिखाया गया है, और OY, इस OY पर सीमांत सामाजिक त्याग दिखाया गया है। तो हमने देखा कि OX पर सार्वजनिक आय और OY पर सीमांत सामाजिक त्याग। अब हम क्या देख रहे हैं कि जिन दिनों सार्वजनिक आय की इकाई 1, उन दिनों सीमांत सामाजिक त्याग 10। तो जिन दिनों सार्वजनिक आय 1, उन दिनों सीमांत सामाजिक त्याग 10। जिन दिनों सार्वजनिक आय 2, उन दिनों सीमांत सामाजिक त्याग 20। सार्वजनिक आय की इकाई 3, तो सीमांत सामाजिक त्याग 30। तो वही रेखा चित्र पे भी हमने देखा यहाँ पर, जिन दिनों सार्वजनिक आय 3, तो सीमांत सामाजिक त्याग 30। जब सार्वजनिक आय 4, तो सीमांत सामाजिक त्याग 40। सार्वजनिक आय 5, तो सीमांत सामाजिक त्याग 50। और इस प्रकार इन बिंदुओं को मिला दें तो एस रेखा एक बनती है, जो सीमांत सामाजिक त्याग या मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की रेखा है, जो बाएं से दाहिने, नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ती हुई पाई जा रही है। अब हमने क्या देखा कि सरकार जैसे जैसे
सार्वजनिक व्यय करती जाती है, उस सार्वजनिक व्यय से समाज को सीमांत सामाजिक लाभ प्राप्त होता है, और जैसे जैसे सरकार सार्वजनिक आय प्राप्त करती जाती है वैसे वैसे सीमांत सामाजिक त्याग होता है। तब ऐसी परिस्थिति में अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु कहाँ होगा? इसके संदर्भ में डॉक्टर डाल्टन का ये कहना है कि सरकार सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय में कहाँ इक्विलिब्रियम करे, कहाँ संतुलन स्थापित करे, तो वह बिंदु जहाँ पर सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ, सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ और सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक त्याग दोनों इक्वल हो जाए, दोनों एक बराबर हो जाए, वही अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा। और उसी बिंदु तक सरकार को आय प्राप्त करना चाहिए और सरकार को पुनः उसी बिंदु तक व्यय करना चाहिए। और इस प्रकार से यदि सरकार सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय करती है तो अधिकतम सामाजिक कल्याण होता हुआ पाया जाएगा। और इसी को हम इस सारणी में देख क्या रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय का ये जो तीसरा बिंदु है, इस तीसरे बिंदु पर यदि सरकार अपना इक्विलिब्रियम करे, या ये कहें कि सरकार सार्वजनिक व्यय 3 इकाई का करे और सार्वजनिक आय 3 इकाई का प्राप्त करे, तो सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग दोनों 30-30 का होगा, और यही अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा। इसी को रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है कि सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग जहां दोनों एक बराबर होंगे, तो हम देख क्या रहे हैं कि सीमांत सामाजिक लाभ यानी यूयू और सीमांत सामाजिक त्याग SS, ये दोनों एक दूसरे को T बिंदु पे काट रहे हैं। और जब T बिंदु पे काट रहे हैं तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय OM और सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग OP, और इसी OM बिंदु तक सरकार को सार्वजनिक आय प्राप्त करना चाहिए और इसी OM बिंदु तक सरकार को सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इसी सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के बिंदु पर OP सरकार को प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक लाभ और सरकार को प्राप्त होने वाला या अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक त्याग दोनों एक बराबर है। अतः यही बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार आय प्राप्त करे और किस प्रकार से व्यय करे कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। तो इसके संदर्भ में जो डॉक्टर डाल्टन का कथन है कि वह बिंदु जहाँ पर सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग इक्वल होगा, वही अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को उम्मीद है कि इसमें जो आपकी क्वेरी रही होगी सब कुछ क्लियर हो गया हो।